विद्या भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। जीवन का एक चक्र होता है। हम अपने बचपन को बिताते हैं और किशोरावस्था और युवावस्था से होते हुए अधेड़ होते हुए वृद्धावस्था तक पहुंचते हैं। वृद्धावस्था एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है जहां एक अलग तरह की देखभाल की जरूरत होती है। और सेहतनामा कार्यक्रम में मैं आपका दोस्त यूनुस खान आज हाजिर हूं इसी मुद्दे पर अपने एक विशेषज्ञ को लेकर। इस समय स्टूडियो में मैं स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर नागनाथ नरसिम्हन प्रेम का, जो कि चीफ कंसल्टेंट हैं जेरियाट्रिक मेडिसिन के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जेरियाट्रिक मेडिसिन क्या है, तो पहले डॉक्टर साहब से नमस्कार कर लें, फिर ये सारी बातें आपको समझाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बुजुर्गों को और चीजें पता लगे कि वृद्धत्व एक अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे डरने की जरूरत नहीं। और आगे जाने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपने बोला, जो 3 पहलू रहते हैं जीवन के जी, बचपन आता है, जवानी आती है, लेकिन याद रखिए सब वृद्ध लोग की वृद्धत्व है जो आपके साथ रहता है, आपका साथ निभाता है और अंतिम तक साथ निभाता है। क्या बात है, क्या तो वो एक पॉजिटिव चीज है आपकी चीज। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज जब मैंने आपका परिचय दिया तो एक भारी भरकम शब्द बोला, वो है जेरियाट्रिक मेडिसिन। मुझे पता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये क्या टर्म है, ये क्या है जेरियाट्रिक मेडिसिन, बताएं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे बच्चों के लिए पीडियाट्रिक्स रहता है जी, तो वैसे ही उसी इसमें एक महानुभाव है, उनका नाम है इग्नेश नैशर। तो उन्होंने 1909 में बोला कि नहीं, ये भी एक अलग विभाग रहना चाहिए। तो उससे हुआ शुरू लैटिन के वर्ड से जेरियाट्रिक। तो उसमें जिरास मतलब ओल्ड और जो इट्रिकोस मतलब हीलर। ये तो संस्कृत के जरा से मिलता हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गीता में आता है कौमारम यौवनम जरा। इसीलिए हिंदी में भी इसको कहते हैं जरा चिकित्सा। अच्छा, या अगर मैं इसको और आसानी से बोलूं तो वृद्ध अवस्था चिकित्सा। तो आप बोल सकते हैं कि मैं वृद्ध अवस्था चिकित्सा का एक विशेषज्ञ हूं। तो इसीलिए इसको, या बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर हम बोले, बहुत सारे जैसे सीनियर सिटीजन्स का विभाग बोल सकते हैं या ओल्डर अडल्ट्स का विभाग बोल सकते हैं। तो जेरियाट्रिक्स यही मतलब है कि आपकी वृद्ध अवस्था में एक विशेषज्ञ जो आपकी वृद्ध अवस्था में आपकी अच्छी देखभाल कर सकता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये मैं अक्सर देखता हूं कि कौन कौन से इंटरनेशनल डेज मनाए जाते हैं। तो 1 अक्टूबर का जो दिन है वो है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स, यानी वृद्ध जो लोग हैं उनका दिन। सारी दुनिया में वृद्धों की तादाद बहुत ज्यादा है और दुनिया के जो उन्नत देश हैं वहां बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वृद्धों की देखभाल के लिए, और वो एक अच्छा जीवन बिता सकें इस बारे में व्यवस्था करने के लिए। मुझे इस दिन के महत्व के बारे में बताएं जरा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमेशा हमें वृद्धों के साथ अच्छा स्वभाव ही रखना चाहिए जी, चाहे वो अक्टूबर में हो या जनवरी में हो। बिल्कुल। जैसे अल्जाइमर्स का भी एक दिन सेपरेट होता है जो 21 सितंबर था। तो हम चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने ये भी सोचा कि नहीं, वृद्धों के लिए भी हमें उनको एक स्पेशल डे देना चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स का ये जन्म हुआ जी, जहां पे हम चाहते ये हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स है, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं जो सोसाइटी में है, वो साथ में आए और वो सेलिब्रेट करें वृद्धों को।
क्योंकि वृद्ध को सेलिब्रेट करना बहुत ही आसान रहता है। क्यों? वृद्ध को आप कभी भी बुलाते हैं तो आप उनके साथ सिर्फ एक इंसान को नहीं बुला रहे, उनके साथ एक एक्सपीरियंस को बुला रहे हैं, उनके जीवन काल का एक्सपीरियंस। जैसे मैं भी जब कोई वृद्ध को देखता हूं तो मैं उनसे सीखता हूं, ना कि मैं उनको बता रहा हूं। और हमारा काम उनको सिर्फ बताना है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि करेंगे वही, उन्होंने हमसे ज्यादा किया होता है। इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत सारी जो मतलब बुरी बातें चाहे न्यूज़पेपर में भी आते रहती हैं, लोगों को हमेशा ये लगता है कि उनके साथ बर्ताव बुरा ही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, और बिल्कुल जरूरी नहीं है। और मैं यही चाहता हूं कि वृद्ध हमेशा जो पॉजिटिव चीज है उनको देखे, और इस डे का एक वे है उनको बताने के लिए कि नहीं, हम आपके सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम ना ही इस दिन को बट इस पूरे साल को आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बहुत सही बात है। देखिए डॉक्टर साहब, होता यह है कि एक अच्छा पेशेवर जीवन बिताने के बाद, जिसमें आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपका ऑफिस है, आपका कारोबार है, वो सब करने के बाद जब व्यक्ति रिटायर होता है, अचानक उसका एक नया दौर शुरू होता है। और कुछ लोगों के लिए ये दौर बहुत निराशा और घबराहट से भरा हुआ होता है, और कुछ लोग इसके लिए पहले से तैयारी करके रखते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो वृद्धावस्था है, क्या ये सारे जो बुजुर्ग हैं ये बिल्कुल एक ही श्रेणी में रखे जा सकते हैं, या ये अलग अलग बुजुर्ग हैं? यानी इनके बारे में भी आपने कुछ अध्ययन कर रखे हैं? हाँ बिल्कुल, श्रेणियों में इनको डिवाइड किया जाता है, और इसका कारण यही है कि हर उम्र में वृद्ध थोड़े अलग से रहते हैं। जो जैसे बोलता हूं मैं कि हर वृद्ध अलग होता है, तो इसलिए 3 श्रेणियां बोली जाती हैं, जिसको हम यंग ओल्ड, मिडिल ओल्ड और ओल्ड ओल्ड कहते हैं। अच्छा। तो यंग ओल्ड का मतलब है 60 to 69, ओल्ड ओल्ड का मतलब है 70 to 79, एंड मोर देन 80 ईयर्स मतलब 80 साल के ऊपर को हम ओल्ड ओल्ड कहते हैं। और हमारी जो मन में यही आशा है कि ये जो ओल्ड ओल्ड है ये और आगे जाए और हम 100 की तरफ, ताकि लोग ओल्ड ओल्ड में 100 के ऊपर जाए जी, ना ही 80, और वैसे ही यंग ओल्ड, मिडिल ओल्ड और कम कम होते जाएगा। उसी चीज में आपने बस एक जो चीज बोली जिस पर मैं थोड़ी चीजें बोलना चाहूंगा, कि वो रिटायरमेंट वाली बात। होता क्या है कि सब लोग काम करते हैं बहुत अच्छे से, और रिसर्च में भी कहा गया है कि बहुत सारे लोग जो प्रिपेयर नहीं करते अपने फ्यूचर के लिए, उनमें जो 4-5 साल रहते हैं वो बहुत ही उनको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि मैं इतना काम कर रहा था पर मैं अभी सडनली कुछ नहीं कर रहा हूं। और इन्हीं लोगों में ऐसे भी देखा गया कि सडनली उनकी मृत्यु भी हो जाती है हेल्थ वाइज। वो बोलते हैं ना कि जब भी आप सवेरे उठते हैं तो आपको रहना चाहिए कि कुछ करना है, एक गोल रहना चाहिए कि हमें ये चीज करनी है। और अगर ऐसे बुजुर्ग उठते हैं कि उनको मैं क्या करूंगा, तो फिर जो मन में बातें आ जाती हैं वो अलग सी बातें आ जाती हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मैंने इतने साल किया पर मैं आगे क्या करूंगा। तो वो आपने जो चीज बोली वो बहुत सही बोली। प्री रिटायरमेंट से भी लोगों को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, बिल्कुल, कि आप कैसे बाद में चीज करेंगे, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो, चाहे वो सेविंग्स हो, पूरे ही हर चीज में अंतर्गत में उसको आगे जाना चाहिए। बिल्कुल, यानी जो काम आप कर रहे हैं अपने जीवन में वो एक निश्चित समय तक ही करना है, उसके बाद जो असली जीवन है वो कैसे बिताना है, इसकी एक सही तैयारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये कि जीवन भर जो आप काम करते हैं वो एक निश्चित उम्र तक ही करना है, उसके बाद असली जीवन कहां से शुरू होता है और उसे कैसे बिताना है, इसकी एक सही तैयारी हर किसी को रखनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आने वाला पल जाने वाला है। आपने एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात बोली थी, जो ये थी कि बचपन चला जाएगा, किशोरावस्था और जवानी भी चली जाएगी, लेकिन बुढ़ापा आपके साथ रहता है जब तक जीवन रहता है। समाज और परिवार का जो बुढ़ापे के बारे में सोचना है वो बहुत अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, और बुढ़ापे को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां और मिथक बहुत प्रचलित हैं। हम बहुत जनरलाइज करके चीजों को देखते हैं। आप इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो एक विशेषज्ञ होने के नाते जरा बताएं कि किस किस तरह की बातें समाज में प्रचलित हैं जो गलत हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वृद्धों के संदर्भ में ये कहा जाता है कि नहीं, उम्र बढ़ रही है तो उन्हें नई चीजें नहीं करनी चाहिए। जी, नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे चीजें बोलना मतलब कोई भी अवस्था में मेरे हिसाब से तो गलत है। हाँ। फिर वो नहीं कर पाएंगे, ये एक और बात, ये चैलेंज हो गया। हाँ, तो मतलब वो नया कुछ ग्रहण ही नहीं कर सकते। और ऐसे हम किस लोगों के बारे में बोल रहे हैं जो 60 साल सरवाइव कर चुके हैं, तो बिना ग्रहण करे तो वो इतने जो जी ही नहीं सकते। बिल्कुल।
फिर हर वृद्ध को याददाश्त की दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी चीजें भूल जाते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि सबको मतलब डिमेंशिया हो गया या सबको ये हो गया। तो बस बोला जाता है नहीं, वृद्ध हो गए, आपकी उम्र बढ़ रही है, बस याददाश्त जा रही है। दूसरी बात कि वृद्ध नेगेटिव होते हैं, मतलब हर वृद्ध नेगेटिव होता है। हर वृद्ध सिर्फ मतलब अपने बारे में और दूसरों के बारे में नेगेटिव ही सोचता है, ये बिल्कुल ही नहीं है। आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे उस पे भी निर्भर रहता है। सही। तो हर वृद्ध नेगेटिव और डिप्रेस्ड नहीं रहता। फिर कि वो नई चीजें बिल्कुल ही नहीं सीख सकते, ये एक और मिथ है। ये तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा इसमें कि एक 76 ईयर ओल्ड थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को एक कोर्स करना है। मैं जब बचपन में थी मैं कर नहीं पाई, तो उन्होंने वो कोर्स करने की ठान ली। उनके जोड़ों में दर्द था, उनकी आंखें कमजोर थी, उनको हियरिंग में प्रॉब्लम था, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको गठिया कहते हैं उसका भी प्रॉब्लम था। तो उन्होंने एक राइटर लिया, फिर भी उन्होंने वो एग्जाम दिया, क्योंकि उन्होंने बोला मैं ये डिग्री पाने के बाद ही मरूंगी। अरे वाह। तो उसको हम कहते हैं कि मोटिवेशन। तो इच्छा शक्ति। हाँ, इच्छा शक्ति। तो आप अगर बोल रहे हैं कि विल पावर उन्हें नहीं रहता, तो वो भी गलत है। फिर इसमें जो फैक्टर आते हैं, जैसे आपने बोला, वो थोड़े रहते हैं वृद्ध खुद, कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो भी एक मिथ हो जाता है कि नहीं, अभी 60 हो गया, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि जब हम वरिष्ठ नागरिक बनने की तरफ बढ़ते हैं तो हम सब चीजों को छोड़ते चले जाते हैं कि अब ये नहीं कर सकते, अब वो नहीं कर सकते, अब ये नहीं करना चाहिए, अब वो नहीं करना चाहिए। मिसाल देकर बताइए, जैसे कि आपने अभी एक वृद्ध महिला की मिसाल दी, कि बुजुर्ग क्या क्या कारनामे कर रहे हैं जो आपके परिचय में हैं। मैं तो आपको एक पॉजिटिव भी देना चाहूंगा और नेगेटिव भी देना चाहूंगा। नेगेटिव आपको मैं पहले बोलता हूं, क्योंकि हम नेगेटिविटी पहले हटा दें। तो एक वृद्ध महिला थी जिनको गाने का बहुत शौक था। तो उन्होंने बोला कि मैं गाने की क्लास ज्वाइन करती हूँ। तो फिर उनको काफ़ी मुश्किलें उनके परिवार से भी हुई, काफ़ी मुश्किलें उनकी जो मतलब क्लास से उनको वहाँ से भी मिली। तो थोड़े टाइम बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो हमने बोला क्यों? तो इसीलिए क्योंकि उनके परिवार वाले और उनके सहपाठी जो वहाँ पे थे वो बोल रहे थे इस उम्र में क्या आपको लता मंगेशकर बनना है। अरे रे रे रे। तो ये एक उदाहरण है जहाँ पे लोग वो नहीं कर पाए। नकारात्मकता ज्यादा थी। पर पॉजिटिव भी है। जैसे मैं सबसे बड़ा पॉजिटिव जो मैं चयन करूंगा वो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी, उनके जैसा मैंने जो वृद्ध अवस्था में भी वो पढ़ाना चाहते थे लोग। उनको पता था कि जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना लोगों को मैं आगे लाऊंगा, उतना लोग आगे बढ़ेंगे, उतनी उन्नति उनकी भी होगी, उतनी उन्नति देश की भी होगी जी। और इतना कि उनकी जब मृत्यु हुई थी तब भी वो कहीं स्टेज पे ही थे और वो लोगों को पढ़ाने ही वाले थे जी। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से एक मोटिवेशनल है हमारे लिए भी और सबके लिए भी, स्पेशली वृद्धों के लिए भी, कि अगर आप चाहें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी बात आपने बताई है कि वृद्ध कुछ भी कर सकते हैं अगर वो ठान लें तो। आज हमारे देश में कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो मैराथन कर रहे हैं, जो निशानेबाजी कर रहे हैं और बहुत अलग अलग तरह की, ये तो स्पोर्ट्स की बात हुई, अलग अलग क्षेत्रों में बड़े काम वो करें। अब मुझे ये बताइए कि वृद्धावस्था की सामान्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमें पता है कि वो जो हमारी बहुत ही अच्छी बॉडी है उसने भी काम किया है, तो थोड़ी मरम्मत उसको लगती है, तो थोड़ी जैसे बोलते हैं गाड़ी खराब हो ही जाती है, तो ये तो 60-70 साल की बात है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो ही जाती है जी। पर जो मेजर इश्यूज होते हैं उसमें सबसे पहली बात जिसको हम जीरियाट्रिक सिंड्रोम कहते हैं, थोड़ा बड़ा वर्ड है, उसको मैं सिंपल में बताऊंगा। सिंड्रोम का मतलब है कि एक थोड़ी चीजें जो मतलब कॉम्प्लेक्स वे में आती हैं पर उनको अगर हम ठीक से देखें तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज है याददाश्त, जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। कहना चाहूंगा हर वृद्ध को याददाश्त कम हो तो वो डिमेंशिया नहीं है। ओके। हाँ। दूसरी बात है कि डिप्रेशन। तीसरी बात है जिसको हम डिलीरियम कहते हैं। डिलीरियम का मतलब है कि मतलब मतिभ्रम। हाँ, मतलब टोटली आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ है, अजीब सी बातें करते हैं, कहाँ हैं। तो इसके कारण बहुत है, इन्फेक्शन, छाती का इन्फेक्शन, पेशाब का इन्फेक्शन उसमें होता है। फिर एक है पेशाब छूट जाना। और ये जो पेशाब छूट जाने की चीज है वो तो वृद्ध कभी बोलते ही नहीं खुद। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो वृद्धावस्था का एक भाग, तो वो आगे चल के बताते नहीं। और एक सोशल इशू हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि वो बाहर जाना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरे को टॉयलेट नहीं मिला, अगर मैं गीला हो गया वहीं पे तो क्या लोग क्या कहेंगे, तो फिर उससे उनको डिप्रेशन हो जाता है। फिर दूसरी चीजें जो महत्वपूर्ण है, एक तो है गिरना।
मैं तो कहूंगा जो गिरना है उसको आप एक ही चीज में क्योर कर सकते हैं, उसको नहीं होके, उसको स्टॉप करके। तो इसलिए हम कहते हैं कि जैसे बहुत ही फेमस लाइन है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, फॉर एनी डिजीज तो है ही बीमारी के लिए, पर गिरने के लिए बिल्कुल, क्योंकि गिरने के बाद मानसिक आर्थिक जो समस्याएं वृद्ध के फैमिली में आती है, जैसे अगर हिप का बोन टूट जाए तो फिर लेटना पड़ता है 1 महीने के लिए रिकवरी होने से। और दूसरी बात होती है जो नियर फॉल जिसको कहते हैं हम, अगर कोई गिरने वालों पर नहीं गिरे तो उनको मानसिकता में आ जाता है फियर ऑफ फॉल जिसको कहते हैं, तो वो फिर चलने के लिए उनको जो आत्मविश्वास रहता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, कहीं में गिर तो नहीं। हाँ, तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है। फिर ये जो मैंने बेड रिडन की बात की, उसमें एक और चीज जो बहुत ही गंदी होती है वो होती है बेड सोर। त्वचा रहती है वृद्ध की, वो वैसे ही काफी पतली हो जाती है, और उसके साथ अगर एक घाव भी आ जाए तो घाव आके फिर अगर उसको हम पहले से नहीं जानते तो वो घाव इतना बुरा हो सकता है कि आगे चल के और खराबी भी हो सकती है। और उसके साथ एक चीज होती है जिसको हम फ्रेल्टी कहते हैं। फ्रेल्टी एक कॉन्सेप्ट है जो वृद्ध अवस्था का ही एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें बहुत ही थकावट होती है, बिल्कुल एनर्जी नहीं होती है, कुछ करने का मन नहीं लगता है, वेट लॉस होता है। तो ये चीजें बहुत है। और इसके अलावा मैं बोलूंगा जो यूजुअल चीजें कॉमन है वो सबको पता ही है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बीपी का रोग, फिर कैंसर, बहुत सारी चीजों में। पर एक रूल नहीं है वृद्ध में। कुछ लोगों को शायद बिल्कुल कुछ नहीं होगा, कुछ लोगों को एक चीज होगा, पर जो बहुत ही हम देखते हैं उनको कहते हैं मल्टी मॉर्बिडिटी, जिसमें सबको बोलते हैं ना गिफ्ट रैप करके सब मिल जाता है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, लकवा, सब एक साथ। तो वो उसको जो हैंडल करना है वृद्धावस्था में वो थोड़ी मुश्किलात जाहिर है कि परिवार को बहुत समझदारी से इस मामले में काम लेना चाहिए। बहुत सारे हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वो इसके जरिए ये सीख सकते हैं कि कैसे अपने परिवार के, समाज के बुजुर्गों को संभाला संजोया जा सकता है। वापस यही कहूंगा कि जैसे परिवार आपने बोला जी, तो परिवार और यादें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। बिल्कुल, तो उस यादों से हम प्रेरित होते हैं। डॉक्टर साहब, बुढ़ापे में जीवन के जो पुराने चित्र हैं वो मन में भी उभरते रहते हैं और वैसे भी हार्ड कॉपी में भी देखने का मन करता है कि पुराना जीवन कैसे बीता था, पुरानी यादें दोहराने का मन करता है। यहाँ हम वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में डॉक्टर NN प्रेम से बात कर रहे हैं और अब बारी है ये जानने की कि बुढ़ापे के मानसिक स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रखा जा सकता है। बिल्कुल, मानसिकता, मानसिक स्वास्थ्य और वृद्धत्व साथ में जाता है। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले एक मानसिकता के बारे में बात करूंगा, फिर स्वास्थ्य के बारे में। मैं एक अकेला हूं या मैं किसी के साथ हूं, अगर मैं किसी के साथ हूं और मेरा परिवार मेरे साथ है तो मेरी मानसिकता ज्यादा स्ट्रांग होगी, वो एक है। दूसरी चीज ये रहती है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, वो खुद को बताने में ही उनको समय लग जाता है। बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देता हूं। अगर वृद्ध को चलने में उनको दिक्कत हो रही है और हमने बोला है कि आपको एक छड़ी की जरूरत है, आप उसको यूज कीजिए, तो वृद्ध उसको कैसे देखता है कि वो छड़ी मेरे लिए एक भार है। उसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। तो हम उनको बोलते हैं वो भार नहीं है, अगर आप गिरेंगे उसके बिना तो वो आपको भार हो जाएगा और आपके परिवार पे भार हो जाएगा। पर वो छड़ी को आप अगर अपने ही बदन का एक और अंग मानेंगे तो वो आपको और स्वतंत्र होने में मदद करेगा। तो हम उस साइकोलॉजी में हम वर्क करते हैं कि नहीं, ये आपको हेल्प करने वाला है, आप उस पर डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आगे जाने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है अकेलापन, डिप्रेशन और आइसोलेशन, जो किसी कारण बहुत ही ज्यादा हो रहा है। और मैं बहुत ही फ्रैंकली कहूंगा हर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी में हो रहा है, चाहे वो अपर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो। और उसके वजह से चाहे जो भी हो रीजन, पढ़ाई, बेटर बिजनेस, जो भी है, उसके लिए बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, साथ में नहीं रह पाते। और आप डायरेक्ट उनको पूछेंगे वृद्धों को कि आप क्या चाहते हैं तो बिल्कुल बोलेंगे कि साथ में ही रहे। क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप इन पर्सन रहेंगे, एज अ ह्यूमन बीइंग वहां रहेंगे तो उनको ज्यादा खुश रहेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसके लिए भी दूसरे चीजें, जैसे बहुत सारे हेल्थ केयर सर्विसेज, होम केयर सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं कि हम साथ में उनको कंपेनियनशिप दें ताकि उनका वो टाइम बीते। तो मैं यही बिलीव करता हूं कि आपको एक सपोर्ट ग्रुप होना चाहिए
कि आप जहाँ पे बहुत सारे वृद्ध मिले उनके बारे में बताएं, आपको नए दोस्त मिले। फिर दूसरी चीज है मेंटल हेल्थ में आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं कि कुछ नया करने की, जैसे मैंने बोला, नया करने की चाह होनी चाहिए। और उसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड करके जो एक चीज आ रही है, जो इंडिया में भी मैं चाहूंगा कि जल्दी आए, कि आपको डिग्री मिलती है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, पर आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते। आपकी मन में था कि नहीं आपको गार्डनिंग करना है, आपको ये करना है, पर आप कर नहीं पाए। पर 60 के बाद आप वो स्किल एक्वायर करने के लिए आपने ज्वाइन किया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन एग्जाम नहीं, आप लर्न कर रहे हैं खुद के लिए, आप सीख रहे हैं खुद के लिए, ना कि कुछ एग्जाम पास करने के लिए। जो आपको पता ही है कि जनरल एग्जामिनेशन से तो ऐसे ही होता है कि एग्जाम की तरफ हम फोकस करते हैं, ना ही नॉलेज की तरफ। यहाँ मोटिवेशन पर ज्यादा जोर है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिप्रेशन का यही मैं बोलूंगा, जितना जल्दी हम डिटेक्ट कर सके उतना बेहतर, क्योंकि जितना लेट जाएंगे, सुसाइड जो है वो भी काफी ज्यादा है बुजुर्गों में। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उनको एक्सेस रहता है दवाइयाँ। अगर वो फॉर एग्जाम्पल छलांग मारेंगे तो उनके मरने का चांस ज्यादा है, तो इसीलिए हमें डिप्रेशन अर्ली उनको डिटेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों की जो मानसिक समस्याओं की आपने बात की, उसमें डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज है और अकेलापन एक बहुत बड़ा कारण है। बुजुर्गों का आजकल अक्सर ये हम कहते हुए पाते हैं कि कोई बात नहीं करता, कोई मिलने नहीं आता, ये उनकी सबसे बड़ी शिकायतें होती हैं। एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं या उनको एक सामाजिक सहारा दे सकते हैं? बिल्कुल। तो उसमें मैं तो बोलूँगा हर इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के एक तो हैं जो सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस हैं जो ऑलरेडी मिल रही हैं, उनका एक मासिक एक मंथली मीटिंग होता ही है, डिफरेंट एरियाज ऑफ मुंबई में वो हो रहा है। फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे हेल्पेज है, जो भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब एक गोल कर रहा है। फिर जैसे हम भी, जैसे जसलोक में भी हम कर रहे हैं, एक सपोर्ट ग्रुप एक्टिविटी हम करते हैं हर तीसरे वेडनेसडे हर महीने, ताकि एक 15 से 20-30 लोग आए और वो अपने बारे में भी बात करें और अपने जो स्किल्स है उसके बारे में बात करें। जैसे एक बार हमने सिर्फ उनको गवाया, तो वो एक जो थे उन्होंने 2-3 पुराने गाने गाए और पूरे जो मतलब बुजुर्ग थे वो तो लय में ही चले गए, मतलब कि उनको अपनी यादें याद आ गई, कॉलेज के याद आ गया, सब याद आ गया। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग मिले ताकि उनको एक अपना जो है एक ग्रुप बन जाए, ताकि उनको पता है कि नहीं मैं उनके लिए हूँ, वो मेरे लिए है, क्योंकि अकेलेपन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। और जैसे मैंने बोला, बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाते उनको नहीं हमें भूलना चाहिए। जैसे फिजिकल के लिए वो नहीं आ पाते, तो बुजुर्गों के लिए कभी कभी उनकी तरफ भी जाना पड़ता है। क्या ऐसा भी है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी तरफ आ पाएंगे, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनको हेल्थ एलिमेंट्स भी होती है। तो अगर घर पे भी वो कंपेनियनशिप हम दे पाए तो वो बहुत ही महत्व रखता है। जी हाँ, तो कंपेनियनशिप के इसमें मैं बोलूंगा कि मतलब कंपेनियनशिप सबसे इंपॉर्टेंट एक बुजुर्ग का कौन सा होता है? स्पाउस होता है। बिल्कुल। तो हस्बैंड या वाइफ सबसे पहले वो एक दूसरे के लिए रहते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एज ग्रेसफुली वाला जो कंसेप्ट है, एज ग्रेसफुली यानी कि गरिमा के साथ हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ें और उसकी तैयारी करें, कामयाबी के साथ हम बूढ़े हों, ये वाला कंसेप्ट अब तो फिर भी आ रहा है, लेकिन वो उतना ज्यादा विकसित और प्रचलित नहीं है। तो जरा इस बारे में हमारे सुनने वालों को बताइए। हाँ बिल्कुल। तो सक्सेसफुल एजिंग जिसको कहते हैं, एजिंग ग्रेसफुली जिसको कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो वृद्ध का ही है जी। और उसके साथ साथ उनके साथ वाले जो है परिवार का है, और उसके साथ साथ मेरे हिसाब से कुछ हद तक हेल्थ प्रोफेशनल, जो मैं जीरियाट्रिशियन हूँ या डोबी डॉक्टर है, उनके पास भी है। तो फिर सबसे पहले हम उनको हेल्प कैसे कर सकते हैं कि जैसे मैं देखता हूँ लोगों को कि उनको समय दे जी, कि वो पूरा अपने बारे में पूरा बोल पाए। और मैं सिर्फ मेडिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल के जो चीजें हैं वो बोल लें, पर उसके बाद सोशल, फिर गिरने का रिस्क है क्या, उनको घर पे कौन रहता है, साथ में कौन है, बिल्कुल कौन उनके लिए हेल्प कर रहा है, कौन है जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कोई इमरजेंसी आ गई तो कौन है वो जो उनको हेल्प करने वाला है। तो ये सब चीजें भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, कि मुझे पता हो कि उनका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उनको अगर मानसिक कोई हेल्प की जरूरत है, सोशल हेल्प की जरूरत है, तो वो भी मुझे देना चाहिए। और इसमें टाइम लगता है, तो हर बुजुर्ग को करीब 1 से 2 घंटा तो पहले इसमें तो देखना ही पड़ता है। और दूसरी बात है कि उनका एटीट्यूड जीवन की तरफ, उसको कैसे बदलना है, उसके लिए बहुत ही सिंपल चीज है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेसफुल एजिंग जिसको कहते हैं। एक, आपका एटीट्यूड कैसा हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं वो देखना चाहिए आपको। वृद्ध जब आगे बढ़ता है तो नकारात्मक ये सोचता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, तो
तो सबसे पहले आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो उस क्या कर सकते, जैसे ग्लास को देखे तो आधा है, खाली है या आधा फुल है, तो आप कैसे देखते हैं उस हिसाब से आगे बढ़ना। फिर अगर आपने जान लिया कि आप क्या कर सकते हैं, उसको आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसको आप और महत्व दीजिए, उसको मजबूत कीजिए। और तीसरी बात है कि आप उसी चीज को स्ट्रॉन्ग करके जो आप नहीं कर सकते उसको पॉजिटिव कीजिए। तो उसको कहते हैं सक्सेसफुल एजिंग। अब उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक एग्जाम्पल है कि एक पियानो प्लेयर थे, तो ये जर्मनी की बात है। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको पार्किंसन की जो डिजीज रहती है वो हो गई थी, जो हिलने वाला रहता है जिसमें कंपन होती है, तो वो हो गया था उनको। तो लोगों ने बोला कि अब क्या ये बजा पाएंगे, हाथ हिल रहा है इनका। तो इन्होंने सक्सेसफुल एजिंग कैसे किया? सक्सेसफुल एजिंग आप क्या करते हैं, जो आप कर सकते हैं उसको पॉजिटिव बना के। तो उन्होंने वही धुन बजाए जिसमें हाथ हिलता था। वाह वाह वाह। तो उसको कहते हैं हम कि आप अपने वीकनेस को आपने स्ट्रेंथ बनाया और आप आगे चले। तो ये एक उदाहरण है सक्सेसफुल एजिंग का। तो ऐसे हर वृद्ध को ये सोचना चाहिए कि मेरे लाइफ में पॉजिटिव क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। एक दूसरी बात है, और अगर फिट है आप तो उससे खुश मत रहिए। आप क्या कीजिए, एक डिफरेंस बनाइए किसी दूसरे वृद्ध के लाइफ में। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी जो है, किसी और के लिए जो काम करके जो खुशी मिलती है वो बहुत अलग रहती है खुद के लिए काम करने के लिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जो वेस्ट है, जो अब्रॉड है, वहां कैसे होता है, जो मैंने बोला यंग ओल्ड सोसाइटी के है, जो 60-70 के है, जो मतलब फिट है, वो उन ओल्ड की टेक केयर करते हैं या कंपेनियनशिप देते हैं जो 80-100 साल के, जो कुछ नहीं कर सकते या जिनको मदद की जरूरत। जी जी जी। तो वैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज होगी इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग। एक स्टडी थी कि जब बच्चों को मतलब जो अल्जाइमर वाले लोग हैं उनको नए न्यू बॉर्न बेबीज और बच्चों के साथ उनको दिखाया गया तो वो बहुत खुश हो गए, और उनके जो मतलब हैप्पीनेस थी वो इतनी बढ़ गई। तो वो एक उदाहरण। इसीलिए बच्चों को, इसलिए मैं बोलता हूँ जो ग्रैंड पेरेंट्स, मैं अपने लाइफ से बोलूंगा, मैं ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफी क्लोज था, तो वो रिलेशन मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो कुछ लुक फॉरवर्ड करते हैं और उनके लाइफ से हम सीखते हैं। यस। तो वो भी एक सक्सेसफुल एजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम अभी नहीं रहा, पर उसमें भी जितने ज्यादा विजिट हो सकते हैं, या तो वो गांव जाए और या तो ग्रैंड पेरेंट्स आए, वो वाला मेल होना बहुत जरूरी। यानी एक पीढ़ियों का आपस में एक संपर्क जो है वो बहुत बिल्कुल जरूरी, बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में, वृद्धावस्था की समस्याओं के बारे में हम बात करें, और रोजाना आपका जो संपर्क है वो अलग अलग उम्र के बुजुर्गों से होता है। आज हमारी सक्रियता और सेहत बढ़ रही है, यानी 60 बरस की उम्र में हम रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन हम बूढ़े नहीं होते हैं। 60 बरस की उम्र को बूढ़ा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब जो उम्र है व्यक्ति की वो बढ़ गई है, लोग ज्यादा जीते हैं। बिल्कुल जाहिर है कि 60 के बाद क्या, ये वाला सवाल भी आता होगा। और बुजुर्गियत की जो उम्र है, क्या उसको अब 75 मानना बेहतर होगा? क्या इस तरह की कोई धारणा चल रही है? मैं ऐसा कहूंगा कि धारणा ये है कि हम चाहते हैं कि थोड़ा डिवीजन और आए, जैसे मैंने 3 डिवीजन आपको बोले। उसके अलावा हम पॉलिसी मेकिंग में ये कर रहे हैं कि 75 से कम और 75 से ज्यादा वैसे हम पॉलिसीज बनाएं। क्यों? क्योंकि मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों को 60 पे बुजुर्ग बोलना आजकल वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। जिस तरह की उनकी सक्रियता और जिस तरह की सेहत और हेल्थ सिस्टम जो बढ़ रहा है, और जो मेरे हिसाब से और बढ़ेगा ही। दूसरी बात यह है कि उनका जो एटीट्यूड है उस उम्र की तरफ, इसीलिए हमें ये लेस देन 75 और मोर देन 75 पे फोकस भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हमें बुजुर्ग मत बुलाइए। तो ये जो जीरियाट्रिक वाला वर्ड है, ये कभी कभी सबको पसंद नहीं आता। सीनियर सिटीजन वाला वर्ड है, वो भी सबको पसंद नहीं आता। इसीलिए अभी अमेरिका में एक नया टर्म बोला जाता है, उसको हम कहते हैं ओल्डर अडल्ट। वाह वाह, अच्छा शब्द। हाँ, तो ज्यादा आप यंग अडल्ट हो या तो ओल्डर अडल्ट हो, तो आप ओल्डर अडल्ट हो तो उनको वो मतलब ऑफेंसिव नहीं लगता, पॉजिटिव है कि नहीं, इट डजंट टेल योर एज, इट डजंट टेल एनीथिंग। नहीं तो क्या जीरियाट्रिक में कभी कभी लोगों को लगता है कि मतलब आप बुला रहे कि मैं ओल्ड बुढ़ा किसको बोला? क्योंकि जैसे कोई 90 साल का हो सकता है पर उसकी सेहत 20 की उम्र हो सकती है। पर अगर कोई 65 साल का है और उसको 10 बीमारियां हैं तो उसकी उम्र शायद एक 10 साल के इससे भी खराब और 100 साल के बुजुर्ग से भी खराब। तो वो ही हमें मन में रखना चाहिए कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो वैसे ही है जी। और बुजुर्गों में बिल्कुल ही, अगर आप उनके साथ रैपो नहीं डेवलप करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां आप मिस करेंगे। तो इसीलिए रैपो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है।
जी डॉक्टर साहब, आखिरी बात, कार्यक्रम का बिल्कुल आखिरी पड़ाव है, बुजुर्गों और बुजुर्गों को संभालने वाले परिवार के लोगों, यानी कुल मिलाकर समाज से बुजुर्गों की देखभाल के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें आप क्या बताना चाहेंगे? 3 महत्वपूर्ण बातें ये है कि आप जब बुजुर्ग के लिए केयर कर रहे हैं तो उनको कभी भी बच्चा मत समझिए। बहुत सही है। आप बच्चों जैसे हैं या बच्चों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो बच्चे नहीं हैं। उनकी उम्र और उनका जो तजुर्बा है वो उनको बच्चों के कैटेगरी से बाहर निकाल देता है। तो उनको कभी भी हमें इक्वेट नहीं करना है। दूसरा ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सोसाइटी में क्या होता है बुजुर्गों में और उनके फैमिली में कि कम्युनिकेशन होता नहीं है और मन में चीजें बढ़ती जाती हैं। उन्होंने फोन क्यों नहीं किया, वो मुझे मिस नहीं कर रहा है, इतना बड़ा हो गया कि मुझे याद नहीं रखता। तो ये कम्युनिकेशन 2 वे कम्युनिकेशन है। अगर एक स्टेप, एक पड़ाव बुजुर्ग उठाते हैं तो एक पड़ाव उनके बच्चों को भी उठाना चाहिए। तो दोनों को उठाना चाहिए। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि बच्चे गलत हैं और बुजुर्ग गलत। अगर दोनों पड़ाव आगे करेंगे तो तभी मेल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो तभी वो प्रेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कभी भी बुजुर्ग के पीछे जो बुजुर्ग है उसको कभी मिस नहीं करना है। एक 90 साल का बुजुर्ग रह सकता है जिसकी वाइफ 80 साल की है और वो सबसे ज्यादा उनकी देखभाल कर रही है, पर उनका क्या? आप उनके बारे में पूछेंगे नहीं, उनको उनका केयर नहीं करेंगे तो वो आगे इनका केयर नहीं देख पाएंगे। बहुत जरूरी बात है। तो वो बहुत जरूरी है। और दूसरी बात उसी में जो तीसरी में दूसरा पहलू ये है कि केयर गिवर स्ट्रेस जिसको कहते हैं उसको भी एज अ डॉक्टर मुझे समझना है कि वो बुजुर्ग का केयर करते हुए कितने स्ट्रेस में। जैसे अल्जाइमर्स का कोई पेशेंट रहे और एक ही केयर गिवर, चाहे वो 20 साल का हो 40 साल को, सवेरे से रात वो ही देख रहा है, तो वो गलत है। कभी ना कभी वो ब्रेक डाउन करेगा। बिल्कुल, क्योंकि वो फाइनेंस भी देख रहा है, वो केयर भी देख रहा है, वो केयर टेकर भी अरेंज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो उनको ब्रेक देने की जरूरत है। नहीं तो यही चीज अब्यूज की तरफ चले जाए। अब्यूज का मतलब क्या, मैं नहीं करूंगा। और ये अल्जाइमर्स मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें वापस कुछ नहीं मिलता है केयर गिवर को। अगले दिन पेशेंट एक और नया सोच के साथ आता है, नहीं पहचानता है वो। कभी आपको वापस वो जो बोलते हैं ना कि जिंदगी में हर ह्यूमन बीइंग को कुछ वापस मिले तो खुशी ज्यादा होती है, पर इसमें कभी मिलेगा नहीं। तो ये तीसरी पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो बुजुर्ग के पीछे है उनको हमेशा आप नहीं भूलिए और उनको बोलिए कि वो साथ में भी जब आते हैं तो बुजुर्गों को बात करने दें। बहुत सारे मैंने देखे हैं जो साथ में आते हैं वो ही बोलते रहते हैं, इनको ये है, उनको वो है, इनको ये है, उनको वो है। तो हमें बोलना पड़ता है कि पेशेंट आप हैं कि वो है। जी बिल्कुल सही है। तो उनको बोलने दीजिए, क्योंकि फिर वो बोल ही नहीं पाते। उनको लगता है कि मैं क्यों आया हूं, इससे अच्छा तो आप ही आ जाते हैं। सही है। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ज़रूरी बातें बुजुर्गों की समस्याओं के बारे में हुई और आपने काफ़ी सारी ऐसी बातें बताई जो देखभाल के सबक हैं और परिवारों के लिए और समाज के लिए एक नई रोशनी है। डॉक्टर नागनाथ नरसिम्हन प्रेम, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने बुजुर्गों से जुड़ी समस्याओं पर इतनी सारी बातें की और इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स के बारे में हमें बताया, इस पर प्रकाश डाला जो हर वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये बातें हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगी, हमें ये विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैं भी शुक्रिया चाहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वृद्धावस्था की समस्याओं पर आज सेहतनामा कार्यक्रम में हमने बात की डॉक्टर नागनाथ नरसिम्हन प्रेम से, जो चीफ कंसल्टेंट हैं मुंबई के मशहूर जसलोक हॉस्पिटल में। आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।